हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में हम लोग 2 दिनों से हीगल को पढ़ रहे थे। हीगल का अंतिम विचार जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, ये छूटा हुआ है। इस विचार को पढ़ने के बाद हम लोग एक नए राजनीतिक विचारक जो महिला आंदोलन से संबंधित हैं और महिला विचारक हैं, जिनका नाम है मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। ये महिला उत्पीड़न के संदर्भ में अपनी बातों को रखी हैं और महिला उत्पीड़न कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे इन्होंने जो विचार रखा है, उन्हीं के विचारों को हम लोग को पढ़ना है। मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की जो राजनीतिक विचार हैं नहीं हैं, ये महिलाओं के शोषण से और महिलाओं के शोषण से मुक्ति संबंधी जो इनके विचार है, बहुत छोटे विचार हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ के आज ही ये मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट समाप्त भी हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट को पढ़ाने के साथ साथ जो नारीवादी आंदोलन से जो 3 धाराएं हैं, उदारवादी, समाजवादी और आमूलचूल परिवर्तनवादी जो अवधारणा, उसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर देंगे। क्योंकि मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का जो विशेष जो व्यक्तिगत राय है, इसके साथ साथ ये जो धाराएं हैं, इनसे भी प्रश्न पूछने की संभावना हमें हमेशा बनी रहती है और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हम लोग अब जो है जो हीगल हैं, हीगल के उस राजनीतिक विचार को हम लोग पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता संबंधी है, और उसको पढ़ने के बाद मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हीगल की स्वतंत्रता संबंधी विचार। हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। हीगल ने बताया जो मनुष्य है उसकी 2 प्रकार की जीवन होती है, एक सार्वजनिक जीवन होती है, एक निजी जीवन होती है। सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन बिल्कुल कटे हुए नहीं होते हैं, बल्कि आधुनिक राज्य में उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो सार्वजनिक जीवन है, वह सार्वजनिक जीवन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंकुश लगाता है, और जो निजी जीवन है वह व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल समाज से अलग, और समाज के विरुद्ध भी उन्हें वह स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये दोनों विरोधाभास की स्थिति होती है। लेकिन हीगल ने बताया कि जो आधुनिक राज्य है, इस राज्य में ही इन दोनों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता और गुण है, और यही जो है आधुनिक राज्य की विशेषता है। जो स्वतंत्रता है, इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे जो मनुष्य है, मनुष्य की दो जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन है, और दूसरा जो है निजी जीवन है। निजी जीवन ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या है, समन्वित स्थापित करते। समन्वय है, मतलब इन दोनों में समन्वय है, और यह समन्वय आधुनिक राज्य में ही संभव है, किसी दूसरे राज्य में संभव, दूसरे समाज में संभव नहीं है। और यही शासन की कला है कि इन दोनों में समन्वय स्थापित करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सही तरीके से कायम रखा जाए। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता हीगल के अनुसार क्या है। हीगल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बताने के लिए सबसे पहले जो उदारवादी अवधारणा है स्वतंत्रता के संदर्भ में, उसका वह खंडन करता है। स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा, स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा। स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा क्या है? इन्होंने बताया कि जो है हस्तक्षेप का अभाव जो है, हस्तक्षेप का अभाव स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, और कई विकल्पों में मनपसंद विकल्प का चयन, ये क्या है? यही स्वतंत्रता है।
स्वतंत्रता के संदर्भ में जो उदारवादी अवधारणा रही, यही दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, दूसरी कई विकल्प हों, उन विकल्पों में से मनपसंद विकल्प का जब हम चयन करते हैं तो ये हमें माननी जाती है कि हमारी क्या है, आज़ादी है और स्वतंत्रता है। हीगल ने उदारवाद की इन दोनों मान्यताओं का खंडन करता है और बताता है कि अहस्तक्षेप का अभाव जो है यह किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है। इसने बताया कि जो मनुष्य के आवेग हैं, संवेग हैं, इन पे नियंत्रण स्थापित करके ही स्वतंत्रता को कायम किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति की जो व्यवहार है उस पे युक्त प्रतिबंध लगाकर, एक तार्किक प्रतिबंध लगा के उनकी स्वतंत्रता को कायम किया जा सकता है। बिना युक्त प्रतिबंध की जो स्वतंत्रता है वह किसी भी मायने में स्वतंत्रता नहीं है और ना ही उस स्वतंत्रता का कोई सामाजिक महत्व निकलेगा। हस्तक्षेप वाली जो स्वतंत्रता है यह स्वच्छंदता वाली प्रवृत्ति की होगी, जिसमें सामाजिकता का अभाव होगा, राज्य की एकता अखंडता सुनिश्चित नहीं रहेगी। इन सब अवगुणों के कारण हीगल ने जो उदारवादी स्वतंत्रता की अवधारणा, हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता है, इसका वह खंडन करता है और यह बताता है कि जो राज्य है वह वास्तव में मनुष्य के विवेक का ही भाग है, मनुष्य के विवेक का अवतार है। राज्य जो है इस धरती पे ईश्वर का अवतरण है, ठीक है, ईश्वर का अवतरण है। इसलिए जो राज्य है वो मनुष्य के लिए ही बना है और जो राज्य है मनुष्य की स्वतंत्रताओं को दमन करके अपने अस्तित्व को नहीं बनाएगा, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित है। यदि राज्य मनुष्य के विवेक का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की भावनाओं की ख्याल रखेगा और इच्छा रखेगा। ये हो गई जो हस्तक्षेप के अभाव वाली बात है, इसको नकारते हुए अपनी बात रखा। और दूसरी बात, कई विकल्पों में मनपसंद विकल्प का चयन ही स्वतंत्रता, इस बात को कहता है। यहाँ यह कहता है कि कई विकल्पों में मनपसंद विकल्प का चयन करके जो स्वतंत्रता की बात कही जाती है वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि क्या है कि अपने आचरण को राज्य के नियमों के अनुरूप ढाल लेना। ठीक है, व्यक्ति अपने आचरण को राज्य द्वारा निर्मित कानून या नियम के अनुरूप ढालता है, तभी उसकी स्वतंत्रता क्या होती है, कायम होती है। देखिए हीगल क्या बोलता है, मनुष्य अपने आचरण को राज्य के कानून के अनुरूप ढाले, राज्य के कानून के अनुरूप ढाले तो मनुष्य अपने आचरणों को राज्य के कानून के अनुरूप ढाले तो स्वतंत्रता है। बताया कि जो राज्य है मनुष्य के विवेक का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो कहीं ना कहीं राज्य के जो नियम और कानून है वो मनुष्य की स्वतंत्रता की हिमायती होगी, मनुष्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं होगी। और राज्य तो ईश्वर का अवतरण है, मनुष्य की स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखेगा, उसकी स्वतंत्रता में स्वच्छंदता ना है, उसकी स्वतंत्रता में असामाजिकता ना है, उसकी स्वतंत्रता में राज्य विरोधी तत्व ना है। इन सब बातों को ख्याल रखते हुए उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से अपनी ये स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, यदि हीगल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है इसको एक लाइन में समझना हो तो हमको यही कहना होगा, एक तो प्रतिबंधों वाले जो स्वतंत्रता है वह प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि तार्किक प्रतिबंधों के होते हुए स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के कानून के अनुरूप आचरण करना और अपने को राज्य में समाहित कर देना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित होती है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को न तो कोई स्वतंत्रता है और न ही व्यक्ति को कोई प्राकृतिक ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो राज्य उसे नहीं देता है। जो राज्य देगा वही उसका स्वतंत्रता है। व्यक्ति जन्म से कोई अधिकार लेकर नहीं आता है, जैसे हाफ्स लाक रूसो ने बताया कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार को लेकर आता है।
इन सब अधिकारों की बात हीगल नहीं करता है। हीगल यही बताता है कि जो स्वतंत्रता है वह कहीं न कहीं राज्य के कानूनों के मानदंडों को पालन करने में ही क्या है, स्वतंत्रता है और व्यक्ति की आज़ादी है। इस तरीके से, और हीगल ने इसी कारण से जो फ्रांस में क्रांति हुई स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को लेकर, इसकी इसने आलोचना भी की है कि यह जो है राज्य विरोधी जो आचरण है स्वतंत्रता को लेकर, ये कहीं ना कहीं जो है ये उपयुक्त नहीं है। ये नागरिक समाज में तो संभव, इसने अपने अभी हम लोगों ने कल जो पढ़ा है कि परिवार, नागरिक समाज और राज्य में क्या अवधारणा, तो जब नागरिक समाज होता है तो व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति वाली जिंदगी जीता है, वहाँ आत्मिक जीवन जीता है, वह उसकी निजी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन वह राज्य में नहीं हो सकता है। राज्य परमार्थ पे आधारित संगठन है और वहाँ व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी स्वार्थ को त्याग करके और दूसरे के हितों को ख्याल रख के ही अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है। परमार्थ पे आधारित संगठन जो राज्य है, इसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और नागरिक समाज से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। इस तरीके से हम लोगों ने हीगल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा देखा, बहुत शॉर्टकट ही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल उदारवाद की अवधारणा का खंडन करते हुए अपनी 2-3 बातों को रखता है और फ्रेंच क्रांति की आलोचना करता है। यही इसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है। और यदि हम लोग बात करें व्यवहार के धरातल पे, तो जो हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया है, यदि भारत की संविधान को देखें तो भारत के संविधान में जो आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं, वो सारे मूल अधिकार कहीं ना कहीं युक्तित प्रतिबंधों के अधीन ही रखे गए हैं। और संविधान में कहा गया कि ये मूल अधिकार तभी सार्थक हो सकते हैं जब इन पर युक्तित प्रतिबंध लगाए जाएंगे। युक्तित प्रतिबंधों के अभाव वाले मूल अधिकार राज्य की एकता और अखंडता को खंडित कर देगा। यह बात हीगल ने जो बताया, उसी बात को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने मूल अधिकारों के कॉन्सेप्ट में उसको रखा। तो स्वतंत्रता के संदर्भ में जो हीगल की अवधारणा है, उसको भारतीय संविधान के माध्यम से हम प्रासंगिक बता सकते हैं कि काफ़ी प्रासंगिक है। भारतीय मूल संविधान में जो लिखी गई हैं ये बातें हीगल के द्वारा बताई गई बात वही हैं। अब जो है हीगल की जो अवधारणा, इसकी थोड़ी सी हम लोग मूल्यांकन कर दें तो हीगल राजनीति शास्त्र में आदर्शवाद को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और राष्ट्रीय राज्य के अलावा दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो मनुष्य की सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति कर सके। इसकी डायलेक्टिक सिस्टम, इतिहास की व्याख्या और विचार ही सृष्टि का सार तत्व है। यह जो कल्पना है, इसकी राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। ठीक है, इस तरीके से इन सब बातों के साथ हीगल को आज हम लोग समाप्त करते हैं और फिर से हम लोग नए राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ेंगे मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट को। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट का पहले जीवन परिचय जान लिया जाए। 1759 में इनका जन्म हुआ और जो स्थान है वह है इंग्लैंड। ठीक, ये नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नारीवादी आंदोलन की धारा जो उदारवाद है से जुड़ी हुई हैं। और नारियों के उत्पीड़न के संदर्भ में इन्होंने पूरे जोर तरीके से इन्होंने आवाज उठाया और एक पुस्तक लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछता है परीक्षाओं में, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है
इनकी यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी पुस्तक में यह नारियों पर उठाए जाने वाले जो उत्पीड़न है या पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों पर उठाए जाने वाले जो अत्याचार है इसकी ये व्याख्या करती हैं, और स्त्रियों पर अत्याचार न हो उसके जो समाधान है उसके बारे में भी बात विचार को इसमें रखती हैं। वोल्सटेनक्राफ्ट एक किसान परिवार से ही संबंधित हैं, ठीक है, और इतनी जीवन यात्रा बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1797 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस जीवन परिचय को जानने के बाद अब ये जाना जाए कि नारीवादी आंदोलन क्या है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए नारीवादी आंदोलन को जानने के बाद हम लोग इनके विचार को पढ़ेंगे। नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन की 3 धाराएं हैं। पहला उदारवादी, दूसरा आमूलचूल परिवर्तनवादी, आमूलचूल परिवर्तनवादी, और तीसरा है समाजवादी। उदारवाद से संबंधित है मेरी वोल्सटेनक्राफ्ट, इसमें है फायरस्टोन, और इसमें है शीला रोबाथम। ये 3 धाराएं हैं। तीनों धाराओं के अलग अलग महिलाएं हैं जिनको हम लोग को इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। मेरी वोल्सटेनक्राफ्ट जो नारीवाद आंदोलन है, इनका ये मानना है कि जो स्त्री हैं इस पे पुरुषों का अत्याचार होता है और स्त्रियां जब से सृष्टि बनी है तब से इस अत्याचार की वो शिकार है। यदि हम लोग यूनानी राजनीतिक दर्शन में देखा जाए तो यूनानी राजनीतिक दर्शन में जहां प्लेटो स्त्रियों को संरक्षक वर्ग में पुरुषों के समान स्थान देता है, वहीं अरस्तु जो राजनीति शास्त्र का पिता है वह स्त्रियों को दास के समान मानता है। यही स्थिति भारतीय समाज में यदि मनुस्मृति की देखा जाए तो जो मनुस्मृति है उसमें एक जगह लिखा गया कि स्त्रियों का जहाँ ईश्वर का स्थान होता है, देवताओं का स्थान होता है, जहाँ स्त्रियां होती हैं वहीं ईश्वर का स्थान होता है। इसी मनुस्मृति में दूसरे जगह यह भी बात लिखा है कि स्त्रियों को स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। 2 अपोजिट अवधारणाएं दोनों जगह हमको देखने को मिलती हैं। यूनान में भी स्त्री के संदर्भ में 2 अवधारणाएं मिलती हैं और आपको जो है भारतीय समाज की जो मनुस्मृति है इसमें भी 2 तरह की अवधारणाएं मिलती हैं। तो कुल मिला के यह बात साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो समाज में स्थान है वो बहुत दोहरे दर्जे की, बहुत निचले स्तर की है, बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं है। इस स्थिति को जो उदारवादी विचारक हैं, महिला नारीवादी से जुड़े हुए जो उदारवादी विचारक हैं, इन लोगों ने बहुत जोर तोर से इस बात को उठाया और उदारवादी अवधारणाओं का मेन उद्देश्य था कि महिला को पुरुष के समान स्थान दे दिया जाए। ठीक है, महिलाओं को पुरुष के समान स्थान दे देने से महिला उत्पीड़न समाप्त हो जाएगी और जो अत्याचार की स्थिति है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने बताया, उदारवादी अवधारणा ने बताया कि अवसर की समानता दिया जाए। ठीक है, क्या दिया जाए? उदारवादी की मान्यता है, उदारवादी की मान्यता स्त्रियों को
पुरुषों के समान अवसर की समानता दिया जाए, अवसर की समानता दी जाए। ठीक है। दूसरी बात, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। लैंगिक आधार पर असमानता को लैंगिक आधार पे असमानता को समाप्त किया जाए। ये तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो है नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई उदारवादी अवधारणा है। नारीवाद से जुड़ी हुई जो उदारवादी अवधारणा है, ये तीन बातों पे विशेष रूप से जोर देता है। ये तीनों बातें कुल मिला जुला के समता पे जोर देता है, पुरुष स्त्री समता पे जोर देता है। स्त्री पुरुष समान हो जाए, यही इनकी मुख्य जो है मांग है और मुख्य जो है आधार भी है। और ये जो है कानून के माध्यम से ही यह समानता हासिल करना चाहते हैं। सामाजिक प्रथा परंपराओं में तो अलग की चीज़ है, ये बहुत लंबी चीज़ होगी, लेकिन कानूनी के माध्यम से इस तरह की समानता स्थापित हो जाए तो शायद स्त्रियों पर होने वाले जो अत्याचार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अब जो मैरी वोllstonecraft हैं, इन्होंने द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में इन्होंने बताया कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें स्त्रियों की दोहरी स्थिति है और अतीत काल से ही, जब से सृष्टि बनी तभी से ही महिलाएं पुरुष के अत्याचार की शिकार रही हैं। और यह अत्याचार केवल उनके सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं है। महिलाओं की दो तरह की जिंदगी, एक सार्वजनिक जीवन, एक निजी जीवन। इन दोनों जीवनों पे पुरुषों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखा। सार्वजनिक जीवन है तो वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन जो उनकी निजी जीवन है जैसे पारिवारिक जीवन, यौन संबंध, ये जो निजी मामला है, इन पे भी पुरुषों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। और यह निजी जीवन में उनका जो प्रभुत्व है, इनके ऊपर होने वाले शोषण को चरम स्थान पे पहुंचा देता है। अब इससे बड़ा कोई शोषण हो ही नहीं सकता है। सार्वजनिक जीवन चलिए ठीक है, कम बेसी या भेदभाव थोड़ा चल जाता है, लेकिन जो उनके निजी जीवन से संबंधित है, जो इनकी इच्छा सहमति से संबंधित है, वहाँ भी प्रभुत्व का इस्तेमाल करना पुरुषों के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं न्यायोचित और मानवीय आधार पे सही नहीं है, जिसको मैरी वोllstonecraft ने उठाया। और इन्होंने बताया कि तीन तरह की यदि सुधार किया जाए तो महिलाओं को शोषण से मुक्त किया जा सकता है। और कौन कौन सा क्षेत्र है? तीन क्षेत्रों में सुधार की बात करती हैं ये। तीन क्षेत्रों में सुधार हो, पहला इन्होंने कहा राजनीति में स्थान दिया जाए, शिक्षा और कानूनी। राजनीति में इनकी सहभागिता को बढ़ाई जाए, शिक्षा में इनको समान अवसर दिया जाए, और जो कानून बने वह कानून भेदभाव पे आधारित न रहे बल्कि समता पे आधारित रहे। इस तरीके से यदि यह कानून बनता है तो निश्चित तरीके से महिलाओं के शोषण को समाप्त किया जा सकता है और महिलाएं शोषण से क्या हो सकती हैं? मुक्त हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैरी वोllstonecraft ने। और दूसरी बात मैरी वोllstonecraft ने यह कहा कि जो लैंगिक आधार पर असमानता है, उसको समाप्त किया जाए, उसको
समाप्त किया जाए। तो क्या हो सकता है, लैंगिक आधार पर असमानता को जब समाप्त कर दिया जाएगा तो भी जो है महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाया जा सकता है। एक बात इसमें यह भी कहा गया है कि जो सृष्टि है उसमें जो स्त्री पुरुष के जो वैज्ञानिक अंतर हैं उसी को जीवन भर हर क्षेत्र में असमानता या भेदभाव करने का आधार बताया गया है कि स्त्री पुरुष के जो शरीर हैं वह बिल्कुल असमान हैं, अंतर है, और इस अंतर को सामाजिक जीवन में भी लाकर इस अंतर को बनाए रखते हैं। यह कहीं ना कहीं महिलाओं के शोषण से संबंधित है। और इन लोगों ने कहा कि जो शारीरिक अंतर वो तो अंतर रहेगा, लेकिन सामाजिक जीवन में जो अंतर और भेदभाव रखे जाते हैं उसको किसी न किसी तरीके से कानूनी के रूप से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इस तरीके से उदारवादी अवधारणा के साथ मेरी वोllstonecraft की ये 2-3 बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। और इसके बाद से हम लोग इसी मेरी वोllstonecraft के बाद जो है आमूलचूल परिवर्तनवादी की जो अवधारणा रही उसकी 1-2 लाइन में समझ लिया जाए कि जो आमूलचूल परिवर्तनवादी जो अवधारणा है जिसमें फेयरस्टोन है, उन्होंने कहा कि जो महिलाओं का जो शोषण है उसका मूल कारण लिंग पर आधारित श्रम विभाजन है, ठीक है, और इसका मूल जड़ परिवार है। परिवार में ही श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर किया गया है कि स्त्री को यह काम दिया गया, पुरुष को यह काम दिया गया। इनका यह मानना है कि यदि पुरुष और स्त्री के बीच यदि कामों में परिवर्तन कर दिया जाए, पुरुष वाला कार्य स्त्री को और स्त्री वाला कार्य पुरुष को दे दिया जाए, तो भी समाज में इसके जो परिणाम हैं वह दुखदायी नहीं होंगे, अपोजिट नहीं होंगे, बल्कि समाज में इसके परिणाम सुखद ही होंगे। ठीक है, ये केवल हमारी मूल मान्यता है कि स्त्री का कार्य पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष का कार्य स्त्री नहीं कर सकती, बल्कि विवेक में, बुद्धि में स्त्रियां और पुरुष के में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इनका ये मानना है आमूलचूल परिवर्तनवादी को परिवार को ही समाप्त कर दिया या परिवार को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए। इस तरीके से कह के नारीवादी आंदोलन का इन लोगों ने समर्थन किया है। जो तीसरी धारा है नारीवादी आंदोलन का वह है समाजवादी धारा। समाजवादी जो धारा है उनका ये मानना है, ये मिलीजुली बात करते हैं कि संपत्ति जो श्रम विभाजन है वह लिंग पर आधारित है, जैसा कि आमूलचूल परिवर्तनवादी करते हैं। जो संपत्ति है उस पर पुरुष का ही आधिपत्य है और महिलाएं संपत्ति से वंचित कर दी जाती हैं, इसलिए संपत्ति के मामले में महिलाएं हमेशा पुरुष पर निर्भर रहती हैं और यह निर्भरता ही उनकी शोषण का मुख्य आधार है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति में या व्यक्तिगत परिवार की संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। संपत्ति में पुरुषों के समान महिलाओं को भी स्वामित्व मिलना चाहिए। इस तरीके से उनको शोषण से मुक्त किया जा सकता है। यह बात नारीवादी आंदोलन के संदर्भ में तीनों धारणाओं की रही, लेकिन हमें जो है पूरी तरीके से मेरी वोllstonecraft को पढ़ना है। मेरी वोllstonecraft किसकी है, तो उदारवादी अवधारणा की है। उदारवादी अवधारणा क्या करता है, पुरुष और महिला की समानता की बात करता है कि पुरुष और महिला में समानता स्थापित कर दिया जाए तो सारी बीमारियां जो है क्या हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से नारीवादी आंदोलन के संदर्भ में जो ये 2-3 बातें रहीं ये बिल्कुल समाप्त होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 2-3 पॉइंट्स ही हम लोगों को जानना है, बहुत बड़े बड़े विचार इसमें नहीं है। अब इसके बाद मेरी वोllstonecraft बहुत छोटा रहा, इसीलिए बहुत छोटे क्लास में ही समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जो है नए विचारक के साथ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी और उसको हम लोग फिर कायदे से पढ़ा जाएगा। आज जो है यह क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।